नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का फ्यूचर ऑफिसर्स की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। निरंतर हम यहाँ मिलते हैं और अपने रेगुलर प्रोग्राम फ्यूचर ऑफिसर @ अपडेट में किसी खास करंट अफेयर के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। विशेष ये रहता है कि उस मुद्दे को हम लेकर उसके सभी आयामों पर चर्चा करते हैं, प्री और मेंस के डिस्कशन को देखते हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बनने वाले प्रश्नों को हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देख लेते हैं। हाल ही में हमने COP30 जिसका आयोजन किया गया, वर्ष 2025 का आयोजन ब्राजील के बेलम में हुआ। इसके विषय में अब संपूर्ण अध्ययन हमने किया कि क्या है, आयोजन कहाँ पर हुआ, आयोजन स्थल के बारे में जो विशेषताएं थी और साथ ही आयोजन का प्रमुख एजेंडा क्या था, किन प्राथमिकताओं को लेकर वैश्विक समुदाय इकट्ठा हुआ था और क्या निष्कर्ष निकला, उसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो ब्राजील में समझौता हुआ COP30 पर, उस समझौते के परिणाम, प्रभाव और समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं, उसके बारे में चर्चा आज करने वाले हैं। और साथ ही COP30 क्या था, इसका आयोजन क्या था, इसका क्लास आप लोग देख चुके हैं। तो आज हमका केंद्रीय विषय क्या रहने वाला है क्लास का, वो हम एक-एक करके देखेंगे और उन सभी बिंदुओं पर चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले COP30 2025 का सम्मेलन क्या था, इसको हम देखेंगे। निष्कर्ष के रूप में देखेंगे, हम सारांश देखेंगे इसका, क्योंकि इसकी संपूर्ण क्लास जो है वो हम कर चुके हैं। उसमें हमने विस्तार से COP30 के बारे में चर्चा किया है, कॉप के गठन के बारे में चर्चा किया है, उसकी स्थापना के बारे में चर्चा किया है, भारत और कॉप का संदर्भ जो है उसके विषय में चर्चा किया है। 2025 का जो सम्मेलन था उसकी क्या प्राथमिकताएं थी, क्या एजेंडा था, वैश्विक नेतृत्व जो है, वैश्विक समुदाय जो इस सम्मेलन में इकट्ठा हुआ था, किन प्राथमिकताओं को लेकर, किन एजेंडे को लेकर वो वहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब जब उसका रिजल्ट आ गया है, वो मुख्य समझौता सामने आ चुका है, तो आज की क्लास में हम उस समझौते की बात करेंगे, उसमें क्या-क्या बिंदु शामिल हैं, उसके प्रभाव और परिणाम की बात करेंगे कि जो निष्कर्ष सामने आए हैं समझौते के रूप में, जो तथ्य सामने आए हैं, वो किस प्रकार से हमारे लिए आवश्यक है, वैश्विक समुदाय के लिए आवश्यक है और किन-किन बिंदुओं पर वैश्विक समुदाय की सहमति बनी है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर वैश्विक समुदाय की सहमति नहीं बन पाई है और ये चुनौती अगले नेक्स्ट कॉप में जाएगी और वहाँ का चर्चा का विषय बनेगी। तो नेक्स्ट कॉप सम्मेलन कहाँ पर होगा, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु आज की क्लास के केंद्रीय विषय हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक-एक करके सभी बिंदुओं को देखेंगे। तो सबसे पहले एक रिवीजन COP30 का 2025 का जो सम्मेलन है उसका रिवीजन कर लेते हैं। इसकी संपूर्ण क्लास विस्तार से जो है वो इसके पहले हम उसको देख चुके हैं। आज हम मुख्य रूप से समझौते पर बात करने वाले हैं जो रिजल्ट के रूप में सामने आया है ब्राज़ील में। तो सबसे पहले एक रिवीजन कर लेते हैं क्लास का कि COP30 के बारे में। 2025 का वर्ष है, इस वर्ष का जो आयोजन था, तो इस वर्ष COP30 की जो अध्यक्षता है वो ब्राज़ील, अगर हम कंट्री की बात करें तो ब्राज़ील द्वारा की गई। आयोजन स्थल कहाँ पे था, बेलम शहर ब्राज़ील। ये आयोजन स्थल बहुत ही विशेष था, यहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको लेकर विशेष था क्योंकि ये अमेज़न का क्षेत्र है। अमेज़न उसका जो वर्षा वन है वो क्षेत्र में ये शहर है। तो और उसमें ये आलोचना का बिंदु भी बन गया था क्योंकि जहाँ पर ये सम्मेलन किया जा रहा था वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता बनाया गया था, तो हाईवे बनाया गया था, इसके लिए बहुत सारे वृक्षों की कटाई की गई थी। तो यहाँ पे इसका विरोध भी देखने को मिला था। तो इस बार का कॉप का जो सम्मेलन था ये बहुत ही चर्चा में रहा, तो उसके सभी बिंदुओं को हम देख चुके हैं। तो आज की क्लास से पहले एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, किन विषय पर क्या मुख्य एजेंडा था, क्या प्राथमिकताएं थी जिन पर ये कॉप इस वर्ष का जो आयोजन था वो आयोजित किया गया था। तो हमने देखा है, तो आज बस रिवीजन करना है। यहाँ पर ये तय करना था कि राष्ट्रीय रूप से जो निर्धारित योगदान है जो प्रत्येक देश का, उस पर चर्चा करने वाले थे। जलवायु वित्त के मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे और साथ ही वन संरक्षण के मुद्दे पर चर्चा करने वाले थे। अमेजन व अन्य संवेदनशील जो पारिस्थितिक तंत्र है इन पर बात होने वाली थी। ये COP30 के मुख्य एजेंडे थे, मुख्य प्राथमिकताएं थी। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि मुख्य जो समझौता सामने आया है ब्राज़ील का, तो उसमें कौन-कौन से विषय हैं, इनमें से जो प्राथमिकताएं शामिल की गई थी उनमें से कौन-कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर सहमति बन चुकी है, जिन पर वैश्विक समुदाय निर्णय ले चुका है और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर सहमति अभी नहीं बनी है। तो आज हम मुख्य समझौते की बात करने वाले हैं। ये बस रिवीजन था, इसका संपूर्ण क्लास आपको पहले ही कराया जा चुका है, आप वहाँ पर देख सकते हैं इसको। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम
देखेंगे कि कॉप का रिजल्ट क्या सामने आया है। यूएन क्लाइमेट समिट इन ब्राज़ील एंड्स विथ एग्रीमेंट अर्जिंग मोर फंड्स फॉर कंट्रीज हिट बाय क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो प्रभाव हैं, जो परिवर्तन से जो प्रभाव सामने आ रहे हैं, उसके लिए क्लाइमेट वित्त की बात की जा रही है, फाइनेंस से सहायता की बात की जा रही है। तो इस पर सहमति बन गई है। और कौन कौन से विषय हैं जिन पर सहमति बनी है, तो हम समझौते को अब देखेंगे। ब्राज़ील का समझौता जो समाप्त हुआ, COP30 समाप्त हुआ 2025 का। तो यहाँ पर कौन से समझौते को अपनाया गया है, इस समझौते का नाम क्या है, ये आप प्री के फैक्ट रूप में ध्यान रखेंगे। तो मुतियारो पैकेज इसका नाम दिया गया है। COP30 के सम्मेलन में जो समझौता अपनाया गया उसका नाम दिया गया है मुतियारो पैकेज। अब ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको इसे ध्यान में रखना है। इसका आशय क्या है कि ब्राज़ील ने इस परिणाम को मुतियारो पैकेज नाम दिया है। ब्राज़ील में मुतियारो को एक सामूहिक प्रयास के रूप में जानते हैं, जैसे हम सामूहिक प्रयास है एक प्रकार का ये। तो ये वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसका अर्थ है, तो जिसमें लोग किसी कठिन काम को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। नाम के बावजूद अंतिम पैकेज में स्पष्ट कार्रवाई के बजाय व्यापक विचार ही ज़्यादा थे। तो ये सामूहिक प्रयास इसका मुख्य आशय है। इसका अर्थ ये है कि जिसमें लोग किसी कठिन काम को पूरा करने के लिए एकजुट होते हैं। तो ब्राज़ील के बेलम शहर में COP30 के आयोजन में वैश्विक समुदाय इकट्ठा हुआ था और एक सामूहिक प्रयास से एक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, एक निर्णय पर पहुंचे हैं। उस निर्णय के, उस समझौते के मुख्य बिंदु क्या है, अब हम उसे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु था इस समझौते का, इसका नाम मुतियारो पैकेज है। इसे आप ध्यान में रखेंगे तो बार बार इसका नाम लिया जा रहा है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि COP30 में किसके सम्मेलन में कौन सा समझौता सामने आया, कौन सा निर्णय सामने आया है। अब उस निर्णय के एक एक बिंदु को हम देखेंगे। तो सबसे पहले जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक सालाना कम से कम $1.3 ट्रिलियन जुटाने के लिए सहमति बनी है। वैश्विक नेतृत्व ने निर्धारित किया है कि जलवायु कार्रवाई के लिए 2035 तक सालाना कम से कम वैश्विक समुदाय इकट्ठा होकर विकसित देश और विकासशील सब मिलकर $1.3 ट्रिलियन जुटाने के लिए सहमत हुए हैं। तो ये काम अब करेंगे वो, ये समझौते का मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट क्या है, अनुकूलन वित्त को 3 गुना बढ़ाना और COP30 में अपनाए गए हानि और क्षति कोष को क्रियान्वित करना शामिल है। इस समझौते का अगला जो मुख्य बिंदु है वो है कि अनुकूलन वित्त को 3 गुना बढ़ाया जाएगा और साथ ही COP28 के दौरान जो आयोजित किया गया था उसमें जो हानि और क्षति कोष की स्थापना की गई थी उसका क्रियान्वित करने के लिए भी वैश्विक समुदाय सहमत हुआ है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं इस निर्णय में, इस समझौते में। अनुकूलन वित्त को 3 गुना बढ़ाया जाएगा, अर्थात जो जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन और पर्यावरण से जो ये बदलाव हो रहे हैं, इससे अनुकूलन के लिए वैश्विक समुदाय अब इससे किस तरह से अनुकूलन स्थापित करिए, इसमें जो वित्त का खर्चा आएगा उसको 3 गुना बढ़ाने पर सहमति प्रकट की गई है वैश्विक समुदाय द्वारा। और हानि और क्षति कोष को भी क्रियान्वित किया जाएगा जो कि COP28 में अपनाया गया था। ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो COP30 के आयोजन 2025 का ब्राज़ील के बेलम शहर में हुआ, उसके 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं समझौते के। आगे हम और देखते हैं। तो अगला जो महत्वपूर्ण समझौता का मुख्य बिंदु है जिस पर वैश्विक समुदाय सहमति बनी है उस पर, वो क्या है कि 2015 की संधि जो पेरिस समझौता है उस जिसके तहत देशों के तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने और 1.5 डिग्री तक पहुंचाने का प्रयास करने का वादा किया। 2015 का जो पेरिस समझौता था, जहां यह निर्धारित किया गया था कि जो सभी देश मिलकर तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे ले आएंगे, यहाँ पर यह निर्धारित किया गया कि फिर से ये कई वर्षों तक इसे निरंतर कंटिन्यू किया जा रहा है इस टारगेट को। ये कसम बार बार खाई जा रही है लेकिन अभी तक पूरी नहीं की जा रही है। ये कुछ ऐसा ही है। यहाँ फिर से वादा किया गया कि उस वादे को हम फिर से निभाएंगे और 2 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी नीचे सीमित रखने का प्रयास करेंगे तापमान को, और पेरिस समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। ये समझौता फिर से इस पर सहमति बनी है कि वैश्विक समुदाय मिलकर ऐसा प्रयास करेगा। तो ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु थे जो ब्राज़ील समझौते के दौरान
जो यहाँ पर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए। और साथ ही ब्राज़ील देश जो अध्यक्षता कर रहा था इस सम्मेलन की, उसने अपने 2 स्वैच्छिक रोड मैप पेश किए हैं, जिस पर वैश्विक समुदाय की सहमति बनी है। वो क्या था? मेज़बान ब्राज़ील ने अपने 2 स्वैच्छिक रोड मैप पेश किए हैं। इसमें एक है कि वनों की कटाई को धीमा करना और अंततः समाप्त करना था। अर्थात जो निरंतर तेज़ी से वनों की कटाई हो रही हो, चाहे आधारभूत संरचना के विकास के लिए हो, रोड निर्माण के लिए हो, रेलवे निर्माण के लिए हो, इसको धीमा करना और अंततः समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। आखिर ये जो समझौता हो रहा था, वो ऐसे शहर में हो रहा था अमेज़न के क्षेत्र में, जहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो। तो वहाँ पर इस तरह से सहमति बनना वाजिब था कि वनों की कटाई को धीमा करेंगे और अंततः समाप्त करेंगे। ये कसम यहाँ खाई जा रही है और खुद इस सम्मेलन को करने के लिए वहाँ पर पहुँचने के जो रास्ता बनाया गया था, उसके लिए बहुत ही भारी मात्रा में वनों की कटाई की गई थी। ये वैश्विक समुदाय का यहाँ पे आयरनी देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है। और दूसरा जो था, ब्राज़ील ने प्रस्तुत किया है रोड मैप कि जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने पर था। मतलब अब जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को ब्राज़ील तो कम करेगा ही, साथ ही समझौते में इस बिंदु को शामिल किया गया है, तो वैश्विक समुदाय मिलकर इस पर प्रयास करेगा कि जीवाश्म ईंधन से निरंतर दूरी बनाई जाए। तो ये 2 रोड मैप ब्राज़ील ने अपनी तरफ से पेश किया था और वैश्विक समुदाय में जब सहमति बनी इसे, तो इसे समझौते में शामिल किया गया। ये और ये क्यों महत्वपूर्ण था? क्योंकि अमेज़न की पृष्ठभूमि को देखते हुए इन पर लोगों की रुचि ज़रूरी थी, लेकिन ये किसी भी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ब्राज़ील ने जो के द्वारा जो ये रोड मैप प्रस्तुत किया गया है कि वनों की कटाई को कम किया जाएगा, अंततः समाप्त किया जाएगा और दूसरा जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाई जाएगी, ये सभी देश के लिए बाध्यकारी नहीं है। इसे आप ध्यान में रखेंगे एग्ज़ाम में। समझौते के मुख्य बिंदु के रूप में आपसे ये पूछा जाएगा और उसमें दिखाया जाएगा कि ये समझौते का बाध्यकारी बिंदु है, लेकिन आप ध्यान देंगे कि ये अन्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये समझौते का मुख्य बिंदु था जलवायु वित्त, अनुकूलन वित्त और तापमान को 2015 के समझौते के अनुसार 1.5 डिग्री तक कम करना। और साथ ही ब्राज़ील का जो ये स्वैच्छिक रोड मैप, ये समझौते के मुख्य बिंदु थे। विस्तृत रूप से समझौता बहुत ही व्यापक है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है जहाँ जो आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर चर्चा किया गया। ब्राज़ील समझौते के दौरान, इस COP30 के सम्मेलन के दौरान जो मोतियारी पैकेज अपनाया गया है, मोतीराओ पैकेज अपनाया गया है, उसके मुख्य बिंदु की चर्चा हमने की और यही मुख्य रूप से COP30 2025 सम्मेलन का समझौता था। आगे हम देखें तो विश्व नेताओं ने ब्राज़ील में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 में एक समझौते पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त जो समझौता के मुख्य बिंदु की हम चर्चा की, इस पर वैश्विक समुदाय ने सहमति व्यक्त की है, जिसका उद्देश्य जलवायु संकट का समाधान करना है। लेकिन इस समझौते में जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने वाले जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई उल्लेख शामिल नहीं है। ब्राज़ील ने स्वैच्छिक रूप से एक रोड मैप प्रस्तुत किया है कि जीवाश्म ईंधन को कम किया जाएगा, लेकिन उसमें ये कहा गया है कि अन्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो यहाँ पर ये सहमति बनती दिखी नहीं, अर्थात जीवाश्म ईंधनों को का प्रयोग जो है उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई उल्लेख शामिल नहीं किया गया समझौते में। यहाँ पर सभी पक्ष मिलकर काम करने का आह्वान, यह समझौता सभी पक्षों से मिलकर काम करने का आह्वान भी करता है, ताकि जलवायु कार्रवाई को विश्व स्तर पर तेज और व्यापक बनाया जा सके, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री की सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य, जो पेरिस समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमति से तय किया गया था, वो प्राप्त किया जा सके। तो मुख्य रूप से ये ब्राज़ील समझौते का सारांश है, निष्कर्ष कह सकते हैं इसे। तो आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि ब्राज़ील समझौते के जो COP सम्मेलन हुआ बेलम शहर में, उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या-क्या थे, उसकी चर्चा आज की क्लास में कर लिया गया। साथ ही ब्राज़ील का समझौता बहुत व्यापक नहीं था, मतलब कि बहुत सहमति नहीं बनी। जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, पर्यावरण प्रभाव देखने को मिल रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तो कहा जा सकता है कि COP30 बहुत सफल आयोजन था या नहीं। तो इसके बारे में कहा जा गया कि COP30 ध्वस्त तो नहीं हुआ, लेकिन वह उस क्षण तक भी नहीं पहुंच पाया कि जो मोतीराओ पैकेज में व्यापक लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई थी। ये लक्ष्य सार्थक करवाने में बदलेंगे या नहीं, ये अगले साल तुर्की के अंतला में होने वाले COP31 के दौरान स्पष्ट हो जाएगा। तो ब्राज़ील में जो समझौता अपनाया गया है, उसमें कार्रवाई में जब बात की गई कि देशों द्वारा यह बाध्यकारी नहीं है,
तो ये लक्ष्य सार्थक कार्रवाई में बदलेंगे कि नहीं, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। और इसकी जो मूल्यांकन है, इसकी जो समीक्षा है, वो अगले वर्ष का जो COP 31 का जो आयोजन होगा, उसमें स्पष्ट होगा कि क्या परिणाम ब्राज़ील समझौते के और क्या प्रभाव ब्राज़ील समझौते को देखने को 1 वर्ष में मिले हैं। जो निर्णय यहाँ लिया गया है, जिस पर वैश्विक समुदाय सहमत हुआ है, ये 1 साल में किस जो इन कार्रवाइयों को करेंगे और इनका प्रभाव क्या होगा, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो नेक्स्ट COP है, COP 31 का जो आयोजन है, वो तुर्की के अंताल्या में होगा। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। प्री के एग्जाम पॉइंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। COP 31 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों, ये ब्राज़ील समझौते का महत्वपूर्ण सारांश था, महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन पर हमने चर्चा किया। हमने ब्राज़ील समझौता देखा, COP 30 का आयोजन देखा, कहाँ पर किया गया, उसके मुख्य एजेंडे और प्राथमिकताएं क्या थी, इस पर क्लास की। आज की क्लास में मुख्य रूप से जो ब्राज़ील समझौता अपनाया गया, वैश्विक समुदाय की सहमति प्रकट की गई, उस समझौते के बारे में थे, उस समझौते के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर चर्चा के लिए थी। तो आप ये दोनों क्लास कंप्लीट रूप से देख लीजिएगा कि ब्राज़ील COP 30 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, उसके मुख्य एजेंडे या प्राथमिकताएं क्या थी, और इस सम्मेलन के दौरान जिस समझौते पर वैश्विक समुदाय की सहमति बनी है, उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इन दोनों क्लास को साथ में आप कवर कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास का जो लिंक है, वो आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से फ्यूचर ऑफिसर अपडेट प्रोग्राम में हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर के मुद्दों को उठा रहे हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन डेली अपडेट के लिए जो करंट अफेयर डेली ऐसा घटनाएं होती हैं राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पर हम एग्जाम के डिस्कोर्स जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप इस QR को स्कैन करके उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और निरंतर हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।